टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न का जो ड्राफ्ट फॉर्म है वो एफबीआर ने उसका एक एसआरओ जारी किया है और ये कहा है कि 7 दिन के अंदर ये जो फॉर्म है ये एफबीआर की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। इसमें क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं और जो लोग पहली बार टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं अब उन्होंने कौन सी चीज़ों को ध्यान से फाइल करना है ताकि फ्यूचर के जो नोटिस हैं उनसे बच सकें। आज के इस लेक्चर में तमाम कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें फ़ही महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। टैक्स ईयर 2025 की जो रिटर्न है उसका जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर है। 30 सितंबर तक हमने जो रिटर्न है वो फाइल करनी है। इसका पीरियड स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक। अभी तक ये जो फॉर्म है वो एफबीआर ने वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया, लेकिन कल की अपडेट ये थी कि इसके ऊपर एक एसआरओ जारी किया गया और उसमें कुछ ड्राफ्ट जो फॉर्म है वो शो किया गया। ये आपके सामने पिक्चर है जो भी हम डिस्कस भी करेंगे। ये कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन अभी हम कुछ और कॉन्सेप्ट में इसको स्टडी करेंगे कि जो लोग पहली बार टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं अब उनके लिए क्या रिस्क हो सकता है और एफबीआर इस डाटे को कैसे वैल्यूएट करेगा। तो ये फॉर्म आया और उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ की गई और अभी तक ये अपलोड नहीं हुआ और ये कहा गया है कि 7 दिन के अंदर आप बता दें, यानी कि तमाम स्टेक होल्डर की तरफ से सजेशन आ जाएं। उसके बाद हम 15 जुलाई के बाद इसको जो है वो अवेलेबल कर देंगे आईआरएस के ऊपर। ये वैसे तो 15 दिन ज़ाया हो चुके हैं, तो चांसेस यही हैं कि 15 दिन की एक्सटेंशन भी आएगी। ये हम 30 सितंबर के करीब जाके डिस्कस करेंगे कि कितनी टाइम की एक्सटेंशन पीरियड आएगा। अब हम बात ये करते हैं कि यहाँ पे कल मैंने एक्सप्लेन किया कल के लेक्चर में कि इससे पहले क्या होता था कि एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम था, कोड का था और सिर्फ अमाउंट का था। अब इन्होंने कहा कि एस्टिमेटेड करंट वैल्यू भी लिखें। जो आपके एसेट्स हैं जो आपने रिपोर्ट किए हुए हैं उनकी करंट वैल्यू भी मेंशन करें। अगर कोई प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू लिखें, कोई कार है उसकी वैल्यू लिखें, उसके अलावा कोई गोल्ड है उसकी वैल्यू लिखें और इसके अलावा कुछ और एसेट है तो उसकी करंट वैल्यू लिखें। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो टैक्स पेयर है वो कहाँ से डाटा लेगा, कहाँ से वैल्यूएशन करवाएगा। मैं तो कहूँगा कि मेरी गाड़ी अगर 50 लाख की है तो आज वो 80 लाख की बिकनी चाहिए, या मुझे पता चले कि भाई इसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा तो मैं 50 लाख की बजाय 40 लाख कर दूंगा। तो कहाँ से डाटा लिया जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। साथ इन्होंने ये कह दिया कि जो हम आपसे डाटा लेंगे ये हमारी रिसर्च है। भाई आप सबसे बड़ा अदारा है इस मुल्क के, आपके पास सबसे पूरी कैलकुलेशन है, तो क्या आपने टैक्स पेयर से रिसर्च करवानी है? टैक्स पेयर की क्या एबिलिटी है, टैक्स पेयर किस सोर्स से डाटा लेगा? बहरहाल ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने फर्स्ट टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जो कि आपकी पहली बार आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और पहली बार टैक्स रिटर्न फाइल करने में काफ़ी लंबे पीरियड से एक मसले आ रहे हैं जो कि गलत मिथ चल रही है। वो क्या चल रही है कि जी सबसे ज़्यादा गोल्ड शो कर दें, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्ड है 10 तोला, शो कर दो 50 तोले। उसके बाद क्या है जी, प्राइस बॉन्ड शो कर दें, ठीक है। फिर अगर कोई विलेज से बिलोंग करता है तो एनिमल शो कर दें और इसके अलावा कुछ और एसेट या कैश शो कर दें। चलो कैश की हम बात कर लेते हैं, या अदर एसेट वो शो कर दें। अब अगर आप देखें एक गलती तो आप क्या करते हैं, मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं और कुछ दोस्त कमेंट्स भी करते हैं कि जी गोल्ड के ऊपर टैक्स नहीं है। भाई सेक्शन 37 और 38 को पढ़े जाके और खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएं कि गोल्ड पे टैक्स क्यों नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि गोल्ड के ऊपर जीएसटी लागू हो चुका है तो इनकम टैक्स क्यों नहीं लागू होगा। अब इसके ऊपर तो नोटिस भी आना शुरू हो गए। स्वाय पर्सनल एसेट में कार और एक दो और एसेट हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं है। ये गोल्ड भी ज्वेलरी में शामिल है, इसके ऊपर भी टैक्स है। दोनों सेक्शंस को इकट्ठे पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि गोल्ड पे टैक्स है कि नहीं है। तो गोल्ड पे टैक्स आपने कैसे देना है कि आपने पहली रिटर्न फाइल की, आपके पास गोल्ड है 10 तोले, आपको किसी ने मशवरा दे दिया कि भाई 50 शो कर दो, बाद में कैश जनरेट हो जाएगा, जो कि बड़ी गलत इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन है। अब एक मसला क्या है कि आपके पास गोल्ड नहीं है और 50 तोले है ही नहीं है। अभी आपसे पूछेगा कहाँ से साबित करेंगे, भाई ये आपके पास किधर से आया। दूसरा मसला, जब आप बेचेंगे तो आपको सेल रिसीप्ट भी देनी पड़ेगी, तो जब गोल्ड है ही नहीं है तो रिसीप्ट कहाँ से आएगी। तीसरी चीज़ ये है कि आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये एक मसला है, इसको देख लें। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आई वो क्या है कि आपने 50 तोले गोल्ड अगर ज़ीरो वैल्यू पे भी शो कर दिया किसी वजह से, तो अब आपको हर साल उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लिखनी पड़ेगी। 50 को ज़रा मल्टीप्लाई करें 3,50,000 के साथ तो ये एक अच्छी खासी वैल्यू आ जाएगी, जो कि 1.5-2 करोड़ रुपया बनता है। तो ये आप गोल्ड होगा। अब एफबीआर कैसे इसको चेक करेगा? एफबीआर ये चेक करेगा कि एक बंदा है उसके पास 1.5 करोड़ रुपया का गोल्ड है, हर साल वो इनकम शो कर रहा है 12 लाख या 2 मिलियन, तो इसने इतना गोल्ड कहाँ से लिया? तो ये कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा। कैटेगरी ए टैक्स पेयर, कैटेगरी बी टैक्स पेयर, कैटेगरी सी टैक्स पेयर, कैटेगरी डी टैक्स पेयर, यानी कि टैक्स पेयर की डिफरेंट अकसाम बना दी जाएंगी। अब जब ये टैक्स पेयर की अकसाम बना दी जाएंगी
वेल्थ की बेस पे कि किसकी कितनी वेल्थ है और ये कितना एनुअल कमा रहा है, तो इसकी वेल्थ तो 4 टाइम 3 टाइम या 10 टाइम ज्यादा है। एक बंदा 20 लाख कमा रहा है, उसके बाद 2 करोड़ का गोल्ड पड़ा हुआ है, इतने पैसे उसने कहां से ले लिए? तो ये क्या होगा, हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर उसके बाद इससे कम होगा, बी कैटेगरी में आएगा। इस कैटेगरी के मुताबिक एफबीआर उसकी सिलेक्शन करेगा कि क्या उसने ऑडिट करना है कि नहीं करना, वो एक पैरामीटर ऐड किया जाएगा। ये मेरी असेसमेंट है। इसके अलावा एफबीआर अगर आपसे डाटा ले रहा है तो वो क्या करेगा यूज करके, एफबीआर के पास तो तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसने टैक्स रिटर्न में एक कॉलम ऐड कर दिया, वो अपनी ज़िंदगी को आसान कर रहा है, आपसे डाटा फिल करवाएगा और उसी बेस पे आपके ऊपर ही इसको अप्लाई करेगा, आपको ही टारगेट करेगा कि आप इस कैटेगरी में आ गए, ज़रा भाईजान आके एक्सप्लेन करें कि ये आपने गोल्ड कहाँ से लिया। इसी तरीके से अगर आप प्राइस बाउंड शो कर दें, कोई कर दें जी 50 लाख के शो कर दें, 1 करोड़ के शो कर दें, अक्सर लोग ये बात करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ आपके पास ये है प्राइस बाउंड? नहीं है जी, तो फिर क्यों शो करने हैं? कल को जब सेल करने हैं तो साबित भी करने हैं, कल को पूछा जाएगा तो दिखाने भी हैं कि मेरे पास पड़े हुए हैं। जब है ही नहीं ये चीज़ तो 2 झूठ क्यों बोलने हैं? ना आपके पास हैं, ना एक रिपोर्ट करते हुए झूठ बोलेंगे और दूसरा सेल करते हुए भी हम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर लें। जो चीज़ नहीं है क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कैश शो कर लें, वो भी एक रीजनेबल शो करें जो आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आप प्राइस बाउंड शो करें, हर साल आप एस्टिमेटेड वैल्यू ऐड करते जाएं और पता चलेगा कि एक बंदा है जनाब, उसके सारे एसेट मिला के उसकी वैल्यू बनती है 40 मिलियन 4 करोड़ की, वो हर साल जो है वो 30 लाख की जो है 3 मिलियन की इनकम रिपोर्ट कर रहा है। अब जरा डिवाइड करें ना आप 40 मिलियन को 3 पे, तो क्या एक बंदा अगर आप देखें तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 13 टाइम्स उसके एसेट ज्यादा है, 13 गुना एसेट ज्यादा है। ऐसा होता है भाई? हो सकता है होता हो, लेकिन इसके पीछे आपकी लंबी स्ट्रगल भी तो होती है ना पूरी जिंदगी की, कि आपने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए फिर जाके आपके एसेट बने। तो अब एक बंदा है वो पहली बार टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है और उसके एसेट 13 टाइम्स ज्यादा है, तो फिर तो भाई उससे सवाल होगा, आके जरा एक्सप्लेन करें ये पैसे कहाँ से लिए आपने, कहाँ से आपके ये आए, क्या गलत है सही है? अगर सही है तो दिखाएं ज़रा पिछले सालों में इनकम कितनी थी, टैक्स किधर आपने दिया हुआ है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लें। अब पहली रिटर्न में जो ये कॉन्सेप्ट लोग लेके चलते हैं, गोल्ड शो कर दें, प्राइस बाउंड शो कर दें, एनिमल शो कर दें, आपके पास नहीं है तो आपने इस तरह का पंगा नहीं लेना भाई। आपने आगे जाके उसको एक्सप्लेन भी करना है। आपने इस बात के ऊपर काफ़ी लोग कहते हैं कि जी ये शो कर देना चाहिए। मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन करता हूं कि क्या आप साबित कर सकते हैं कि आपके पास है? क्या आप सेल के करते हुए आप सेल इनवाइस दिखा सकते हैं? अगर आप नहीं दिखा सकते तो क्यों शो कर रहे हैं? अपनी रिटर्न में अपने आप को ही इस तरह प्रेजेंट ना करें कि आपको पकड़ा जाए। टैक्स के पास इंफॉर्मेशन आपकी कैसे पहुंचेगी? आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे, रॉन्गली रिपोर्ट करेंगे, इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, अपनी इनकम के अगेंस्ट जाएंगे। जब आप ये हरकतें करेंगे तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। जब इन कैटेगरीज में आएंगे तो फिर आपको नोटिस आएगा, फिर आपको भुगतना भी पड़ेगा। तो लिहाजा इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ले लें। मैं बार बार इसी चीज़ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप चैनल पे देखें तो मैंने बेशुमार इस टॉपिक पे वीडियोस बनाई हैं, सिर्फ इसी वजह से कि टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत बड़ा आर्ट नहीं है, सिंपल फॉर्म है, आप खुद भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि इस टैक्स रिटर्न के जितने भी ये फॉर्म हैं, कॉलम हैं, ये तमाम कॉलम किसी ना किसी रूल को, लॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या आप इन लॉ के मुताबिक, इस रूल के मुताबिक इन चीज़ों को, इन सारे कॉलम्स को फिल कर रहे हैं? अगर आपने फिल नहीं किया तो आप फिर जवाब भी नहीं दे सकते, आपको पता ही नहीं है चीज़ों का। इस वजह से बड़ी केयरफुली रिटर्न फाइल करें। अगर आपका डाटा कम्प्लेक्स है तो आप सर्विसेज हासिल करें, आप खुद फाइल मत करें, क्योंकि कुछ पैसे बचाते हुए आप बड़ी पेनल्टी में लग जाते हैं, फिर आप ज़्यादा पैसे भी पे करते हैं। तो इस वजह से तमाम चीज़ों का एनालिसिस करें। जो चीज़ नहीं है निकाल दें, फेंक दें। जो आपकी रिटर्न में, आप पहली रिटर्न में शो कर रहे हैं है ही नहीं है, ना करें रिपोर्ट। जो आपको मशवरे दे रहा है उससे पूछें मैं क्यों शो करूंगा, उसको भी समझाएं और खुद भी समझें। अब ये पॉइंट मैंने आपको बताया कल के लेक्चर में भी कि एस्टिमेटेड वैल्यू कहाँ से आएगी। देखें, लेट्स सी, हो सकता है कि वो हमें जो है वो कुछ इसका फॉर्म दें, जैसे एफबीआर के ऊपर उन्होंने डीसी रेट दे दिया, एफबीआर वैल्यूएशन रेट दे दिया, हो सकता है बाकियों के ऊपर भी कुछ दें, या वो कह दें कि भाई ये आपने लाजमी करना है। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये लाजमी करना है या ये मतलब इसको आपने, उनको रिटर्न का सिर्फ पार्ट है कि आप फिल कर दें तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्लैरिटी आएगी जब फॉर्म अपडेट होगा। और ये क्वेश्चन भी हम एफबीआर से करेंगे कि भाई वैल्यू कहाँ से लेनी है हमने। अगर हमारे पास कुछ डाटा नहीं होगा तो जो कॉस्ट होगी वही हम लिख देंगे, क्योंकि एफबीआर जो टैक्स पेयर है उसके पास क्या नॉलेज है, क्या उसके पास फॉर्म है, क्या पैरामीटर है, क्या जादू की छड़ी है कि वो ऐसे मारेगा उसको पता चलेगा उसकी लैपटॉप उसने 2.5 लाख का लिया था और आज उसकी वैल्यू 1.5 लाख है, या उसने 2.5 लाख का लिया था और आज उसकी वैल्यू 3.5 लाख है। उसके पास तो कोई मेजरमेंट नहीं है। हर बंदा ये चाहेगा उसकी प्रोडक्ट की जो चीज़ है बढ़े।
यहाँ पे अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपकी वेल्थ को कंसीडर किया जाए। कोई पता नहीं आने वाले दिनों में वेल्थ टैक्स लगा दें, कोई पता नहीं है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। तो इससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए। फर्स्ट रिटर्न केयरफुली फाइल करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।